हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जैव जगत का परिचय। अगर बात करें कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड यानी जैव जगत, तो इसमें बैक्टीरिया जिसे जीवाणु, प्रोटोजोआ जो परजीव भी बोलते हैं जिसे, फिर फंजाई यानी कवक, और प्लांट्स दैट इज पौधे, पेड़ पौधे, और एनिमल्स यानी कि जंतु। तो जैसे कि हम लोग देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो लिविंग वर्ल्ड में देखा जाए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन अराइज हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट comes under लिविंग वर्ल्ड, तो वो ऑप्शन हो फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और लास्ट वायरस यानी कि विषाणु। तो इसका ऑप्शन जो है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से जैव जगत में नहीं आता है। तो वायरस एक ऐसा है जो कि जैव जगत में नहीं आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या देखना है। इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी को कैसे क्या करते हैं उसके बारे में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होंगे उनके बारे में, फिर आगे आगे जैसे किंगडम्स आएंगे उनको पढ़ेंगे हम लोग और क्लासिफाई करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी यानी कि पद्धतिकरण। टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, पहले क्या करते हैं, किसी भी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, फिर क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर, एंड देन नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ये जो है टैक्सोनॉमी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी स्पीशीज का पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके यानी उसको पहचानना, उसके बाद फिर उसको वर्गीकरण करना, फिर उसका नामकरण करना, फिर समूहबद्ध करना। यानी कि किसी भी स्पीशीज को पहले हम लोग पहचानेंगे, फिर उसको वर्गीकृत करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे और फिर उसको एक किसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो ये आता है टैक्सोनॉमी के अंदर। अब बात किया जाए कि अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। इन्हें
कार्ल वॉन लीनियस भी कहते हैं। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। बात करते हैं कि अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कैरलस लीनियस हैं, उन्होंने कौन सा टैक्सोनॉमी दिया है, तो इनका रहा है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विपद्धतिकरण। इसमें क्या है, जैसे कि होमो सेपियंस। होमो क्या है, ये जेनेरिक नेम है, और सेपियंस क्या होंगे, ये स्पेसिफिक नेम होते हैं। और ये होमो सेपियन क्या है, यानी कि ह्यूमन बीइंग। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे किसी भी स्पीशीज का हम लोग नाम रखते हैं और उसे क्लासिफाई करते हैं और उसको कैसे ग्रुप में डालते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका का। मैंजीफेरा इंडिका, इसे कहते हैं मैंगो। ना अगर नेक्स्ट ये देखें कि जो ये नॉमेनक्लेचर किसने किया था, कैरलस लीनियस ने। तो कैरलस लीनियस ने इसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किया है। अब अगर देखें कि कैरलस लीनियस ने कुछ बुक्स लिखे हैं, वो बुक्स कौन कौन से हैं, तो उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि बुक का नाम दे दे और पूछे कि ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है। तो इसलिए हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि किसने कौन सी किताब लिखी है। तो यहाँ पे हम लोग कैरलस लीनियस की बात कर रहे हैं। तो बुक्स रिटन बाय कैरलस लीनियस आर, तो इनकी बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, और इनकी बुक है सिस्टमा नेचुरे। और अगर बात करें कि इनकी बुक कौन कौन सी हो गई, स्पीसीज प्लांटेरम हो गई और सिस्टमा नेचुरे हो गई। अब बात कर एक और किताब है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि कैरलस लीनियस ने दिया है, जो हैं स्पीशीज प्लांटेरम और फिर सिस्टमा नेचुरे और उसके बाद जेनेरा प्लांटेरम। अब यहाँ से देखा जाए कि कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो क्वेश्चन ये है कि कैरलस लीनियस ने अपने कौन से किताब में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को बताया है। तो यहाँ पे इन विच बुक ऑफ Carolus Linnaeus is described about binomial nomenclature। तो आंसर क्या होगा, आंसर है सिस्टमा नेचुरे, ये आंसर है। यानी कि कौन सी किताब में कैरलस लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है, तो उस किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरे। फिर बात करें कि कैरलस लीनियस ने कि कौन से किंगडम दिए हैं, कौन सा किंगडम क्लासिफाई किया है, तो उन किंगडम के बारे में जानेंगे। तो वो किंगडम कौन से हैं, तो कैरलस लीनियस का किंगडम देखते हैं कि कौन कौन से किंगडम उन्होंने दिए हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस ने दिए हैं। वो कौन कौन से दो किंगडम हैं, तो एक है प्लैंटी और एक है एनिमेलिया।
प्लेंटी को हम लोग हिंदी में पादप जगत कहते हैं और एनिमेलिया को हम लोग जंतु जगत कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग दो किंगडम क्लासिफिकेशन में पौधों के बारे में और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर अगर बात करें कि इन्होंने जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया, यानी कि जो क्लासिफाई इन्होंने किया है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, तो इन्होंने क्लासिफाई किया है 3 बेसिस पे। जो 3 बेसिस हैं वो हैं सेल को देखते हुए, फिर बॉडी न्यूट्रिशन को देखते उसके न्यूट्रिशन को मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए, और फिर इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अगर बात करें कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो वो भी देखते हैं कि किसने क्या क्या दिया है। तो अगर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम क्लासिफिकेशन, ये था कैरोलस लीनियस का। फिर बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो इसे दिया है अर्नेस्ट हैकल ने, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है कॉपलैंड ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है RH विटेकर ने, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है कार्ल वूज ने। इसमें तो हमें पता है कि प्लांट्स यानी कि प्लांटी प्लस एनिमेलिया, इसमें ऐड होता है वो है मोनेरा, नहीं इसमें ऐड होता है प्रोटिस्टा, इसमें ऐड होता है मोनेरा, यानी कि जो नया जगत है वो ऐड होता है इसमें। फिर इसमें होता है फंजाई, और इन्होंने दिया है इसी मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में दिया है, जैसे कि मोनेरा को 2 पार्ट में कर दिया है। पहला पार्ट जो है वो है आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा पार्ट जो है वो यूबैक्टीरिया है। अगर देखें कि अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा दिया है, तो प्रोटिस्टा में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में होता है डायटम्स, यूग्लिना एक्सेट्रा, ये आता है प्रोटिस्टा के अंदर। फिर बात करें कि कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दिया है, तो उन्होंने मोनेरा के बारे में बताया है। मोनेरा में बैक्टीरियल स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया है, कितने टाइप्स के कौन कौन से बैक्टीरिया आती हैं उसके अंदर, उसके बारे में बताया है। फिर बात करते हैं RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है जो बहुत ही ज़्यादा मान्य है। तो उन्होंने दिया है कि इसके अंदर फंजाई को ऐड किया है, और फंजाई में सारे फंजाइज जैसे कि राइजोपस, एगैरिकस, पेनिसिलियम, मतलब एक्सेट्रा हर टाइप के जो फंजाई होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसी को मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। अब बात करें कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया क्या होता है, तो आर्की जैसे कि ये अपने नाम से ही डिफाइन कर रहा है, आर्की यानी कि प्राचीन, जो बैक्टीरिया प्राचीन काल में मिलती थी, और यूबैक्टीरिया जो नए बैक्टीरियाज होते हैं, वो नए बैक्टीरिया और ये प्राचीन बैक्टीरिया। तो अब देखते हैं कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो 3 किंगडम क्लास जिसमें कि जिसमें कैरोलस लीनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताया है। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, जो कि उन्होंने अपने प्लांटी और एनिमेलिया के साथ प्रोटिस्टा को भी ऐड किया है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कॉपलैंड ने दिया है और मोनेरा के बारे में बताया है, इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
एंड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया है, और ये इन्होंने कब दिया है? इन्होंने 1969 में ये दिया है। उसके बाद फंजाई, इनका नया जीव जगत जो का जैव जगत है वो फंजाई के बारे में बताया है। और कार्ल वूज ने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मान्य है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम लोग अब इसकी स्टडी करते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो लेट्स सी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता है और किस बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फाइव किंगडम classification by R.H. Whittaker in 1969. So, अगर इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस देखा जाए, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा है कि इन्होंने क्लासिफाई किया है चीज़ों को, तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रही हैं। पहला ये है कि इनका सेल जो है वो कैसा सेल है, यानी कि कोई भी चीज़ जो इन्होंने सर्च किया, डिस्कवर किया उसके बारे में, कि ये सेल के उसकी स्टडी करने के लिए कि वो सेल उसका कैसा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस जीव का, और फिर कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल यानी कि उसके अंदर की कोशिका कैसी है, कोशिका। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर बोले तो शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उनका पोषण कैसा है। तो सेल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सेल्स कैसे होते हैं कि एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है, प्रोकैरियोटिक को हिंदी में हम लोग असीम केंद्रक कहते हैं, और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हम लोग ससीम केंद्रक कहते हैं। एंड देन अगर शारीरिक संरचना देखी जाए तो इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि उनका जो शारीरिक संरचना है वो कैसा होगा। तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। सिर्फ देखें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अगर ऑटोट्रॉप की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि दूसरे पे निर्भर होना, तो वो हो जाएगा परपोषी। तो ये क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें उसका मेन बेसिस क्या रहा है उनका, तो वो था कि सेल के डिजाइन में, यानी कि सेल का डिजाइन कैसा है, फिर उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कैसा है, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। अगर इसको हम लोग और ब्रॉड में देखें कि इनका किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ब्रॉड में कैसा रहा है, कि मतलब जिसमें कि प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है, यूकैरियोटिक कौन सा होता है, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, फंजाई में कौन से कैसे सेल्स पाए जाते हैं। तो आइए उनकी स्टडी हम लोग करते हैं कि कैसे उनकी स्टडी करेंगे। तो एक चार्ट बनाते हैं जो कि ज़्यादा यूजफुल होगा उसे समझने के लिए। पहले बात करते हैं कि मोनेरा 5 किंगडम में ऑब्वियसली सबको पता है, तो 5 वो जीव होंगे मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर बात करते हैं, पहले क्या बात करेंगे, सेल के बारे में। तो इनके सेल्स कैसे होंगे। तो पहला जो होता है मोनेरा का, वो प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी ऑल्सो यूकैरियोटिक, एनिमेलिया ऑल्सो यूकैरियोटिक। अगर हम लोग ये देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो यूकैरियोटिक होता है, और जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस कैसा है। तो अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा। बाकी अगर उसमें देखें तो यूकैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट, और इसमें भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है। तो इन सब में भी जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसमें भी प्रेजेंट होंगे, इसमें भी प्रेजेंट होंगे और इसमें भी प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। फिर देखें तो हम लोग इसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, यानी कि उनके शरीर पे झिल्ली है या नहीं है, ये देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होगा इसमें भी प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बॉडी पे इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। फिर अगर देखें कि इनके अंदर राइबोसोम्स किस टाइप के हैं, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। तो कौन से राइबोसोम किस में प्रेजेंट हैं वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग का होगा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसमें क्या होता है, जो मोनेरा है इसमें राइबोसोम 70S का पाया जाता है, और बाकी जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया है उसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, 80S। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अगर देखें तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं प्रेजेंट है। तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता यानी कि एब्सेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन अराइज हो कि मोनेरा का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, तो वो सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। अगर नेक्स्ट देखा जाए कि पूछा जाए कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। एंड देन बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो उनके सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होते हैं, सेल्यूलोज से। एंड नेक्स्ट अगर देखें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इन सब का, कि ये लोग पोषण कैसे करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए कि इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये लोग खाना कैसे खाते हैं, तो वो होगा मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि खुद भी बनाते हैं और दूसरे पे निर्भर भी होते हैं। फिर प्रोटिस्टा की भी बात करें तो ये भी ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक, वही बात है, खुद बनाओ और दूसरे पे भी निर्भर रहो, हेटेरोट्रॉपिक। एंड देन फंजाई टोटल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपने आप से खाना नहीं बनाता है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक है।
एंड देन प्लांटी के बारे में बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक, सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कुछ फ्यू ऐसे जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे, फ्यू हेट्रोट्रॉपिक। अब ये हेट्रोट्रॉपिक कैसे हो जाएंगे प्लांट्स जो हैं वो दूसरों पे निर्भर कैसे होंगे, तो इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट या ड्रोसेरा, ये सारे यूट्रिकुलेरिया, ये सारे जो हैं ये एग्जांपल हो जाएंगे उन प्लांट्स के जो हेटेरोट्रॉपिक हैं, यानी कि पिक्चर प्लांट, निपेंथस, ये सारे जो हैं ये सारे हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आएंगे। और एनिमेलिया ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ब्रॉड डिटेल में कि कैसे उसमें सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं एंड देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो बात करें मोनेरा की तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गन यानी कि जो झिल्ली पाई जाती है उनके शरीर के ऊपर तो वो एब्सेंट होती है। राइबोसोम जो है वो 70S का होता है। फिर सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। फिर अगर प्रोटिस्टा के बारे में बात करें, जो सेकंड किंगडम है वो यूकैरियोटिक होता है, सेल उसका, फिर उस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो 80S के होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि खुद भी खाना बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर भी होते हैं। फिर बात करें फंजाई की, फंजाई जैसे कि एगैरिकस पेनिसिलियम, राइजोपस एक्सेट्रा, तो उसमें क्या होता है वो यूकैरियोटिक यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें प्रेजेंट क्या और होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो है वो 80S होता है और सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। फिर बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक। फिर प्लांटी के बारे में बात करें तो प्लांटी जो है वो भी यूकैरियोटिक है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सारे प्लांट्स में और फिर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम 80S और फिर सेल वॉल जो है वो भी प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक इन फ्यू केसेस, एक्सेप्शंस हैं जैसे कि पिक्चर प्लांट्स। और फिर एनिमेलिया में ये भी यूकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस का, उसके सेल्स का, फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम 80S और फिर क्या एब्सेंट होता है इसमें, सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमेलिया में और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। फिर आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक दो कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड हैं। कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये जो कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं ये बता रहे हैं कि इसमें फंजाई में ये पूछा जा सकता है कि जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो सबका आंसर होगा काइटिन। ऐसे ही प्लांट में भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ये बहुत ही देखने में तो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसी से क्वेश्चन अराइज होता है और ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किस में क्या प्रेजेंट होता है, किस में क्या एब्सेंट होता है। तो इस चीज़ को, इस चार्ट को बहुत ही डिटेल में देखने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर फिर बात करें कि इसमें पूछ लिया जाता है कि सेल्यूलोज जो कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर कौन सा ऐसा वो है जो ये क्या कहते हैं, एनिमेलिया के जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो सेल्यूलोज ही एक ऐसा है जो कि ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह पाई जाती हैं वो एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये इसको डाइजेस्ट कर पाए। एंड नेक्स्ट फिर ये भी पूछ सकता है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये लोग कैसे अपना खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि सेल वॉल किस में कैसे पाए जाते हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से यूकैरियोटिक हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसे जानना चाहिए। और फिर जितना भी आज इस चैप्टर के बारे में था मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों से।
इतना ही इस चैप्टर के बारे में था, और जो भी था वो बेसिक पॉइंट थे, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में देखने में तो बहुत ही माइनर है लेकिन हो जाता है मेजर, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस जो हैं बहुत ही क्लोज दिए होते हैं एग्जाम में, वो समझ में नहीं आता है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।